फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं साउथ की एक और शानदार मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बंगला दिखाया जाता है जहां पर हम ज्वालाबाई नाम की एक महिला को देखते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो ज्वालाबाई से कहता है, मालेश की बेटी आ चुकी है। ये सुनते ही ज्वालाबाई बहुत खुश हो जाती है और वो बाहर मालेश की बेटी से मिलने जाती है। अब मालेश की बेटी गुस्से में ज्वालाबाई से कहती है कि मेरे पिताजी ने गांव वालों के साथ मिलकर तुम लोगों के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने अपना खून बहाया। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसकी ये सारी बातें सुनते ही ज्वालाबाई उससे कहती है कि तुम मालेश की बेटी नहीं हो और अब समय आ गया है कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दी जाए। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हम आजादी के कुछ साल पहले का समय देखते हैं, जहाँ हमें छोटे मालेश और रुद्रांगी को दिखाया जाता है। यहाँ ये दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। असल में रुद्रांगी मालेश की भुआ की लड़की है और कुछ महीनों पहले ही मालेश के माता पिता की बीमारी की वजह से मौत हो गई। रुद्रांगी के माता पिता को कर्ज न चुकाने की वजह से इस गांव के जमींदार ने मार दिया था और यही रीजन होता है कि मालेश के दादाजी को हमेशा उसकी फिक्र सताती रहती थी, क्योंकि आजकल दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और इसीलिए मालेश के दादाजी रुद्रांगी के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कह देते हैं ताकि मालेश और रुद्रांगी दोनों पति पत्नी बन जाएं। और इस रिश्ते की वजह से मालेश हमेशा रुद्रांगी का ख्याल रखेगा। अब ये वादा वो मालेश से ले लेते हैं और ये वादा करने के बाद मालेश रुद्रांगी के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। अब इसके अगले ही दिन इस गांव के जमींदार भुजंग राव के आदमी मालेश के दादाजी को बुलाने आते हैं, क्योंकि दादाजी पिछले कुछ दिनों से खेतों में काम करने के लिए नहीं जा रहे होते हैं। दादाजी भुजंग राव के आदमियों से कहते हैं कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही और मैं अभी काम करने की हालत में नहीं हूँ, मगर मैं जैसे ही सही होऊंगा मैं वैसे ही काम पर आ जाऊंगा। अब उनकी ये बात जब भुजंग राव तक पहुँचती है तो वो तो बिल्कुल ही बौखला उठता है, क्योंकि मालेश के दादाजी ने काम पर आने से मना कर दिया था। इससे भुजंग राव का ईगो हर्ट हो जाता है। अब भुजंग राव के कहने पर उसके आदमी मालेश के दादाजी को घसीटते हुए वहाँ पर लेकर आते हैं, मगर इतने से भी उस भुजंग राव का मन नहीं भरता और अब वो अपने आदमियों को मालेश के दादाजी को पीटने के लिए कह देता है। अब उसके आदमी मालेश के दादाजी को बुरी तरह से पीटते हैं। इसी बीच वहाँ पर मालेश भागते हुए आता है और उसके पीछे रुद्रांगी भी वहाँ भागते हुए आती है। मालेश भुजंग राव के पैरों में गिर जाता है और अपने दादाजी को छोड़ने के लिए विनती करता है, मगर भुजंग राव उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके दादाजी को मारना जारी था। यहाँ भुजंगी रुद्रांगी और मालेश को दूर धकेल देता है। चोट की वजह से रुद्रांगी तो वहीं बेहोश हो जाती है, मगर मालेश को तो इस वक्त सिर्फ अपने दादाजी ही नजर आ रहे थे। मालेश के पास एक गिलोर होती है, उससे वो भुजंग राव की एक आंख फोड़ देता है। साथ ही उसके आदमियों पर उस गुलेर से हमला कर देता है। साथ ही मालेश इन लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपने दादाजी को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर उसके दादाजी उससे यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। उनकी बात मानकर मालेश यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ भुजंग राव का आदमी कहता है कि हमें उस लड़के को ढूंढकर खत्म कर देना चाहिए। इस पर भुजंग राव कहता है, मैं जब चाहूँ उस बच्चे को मार सकता हूँ। साथ ही भुजंग राव अपनी पत्नी से कहता है, तुम इस पड़ी हुई लड़की को बड़ा करो और जैसे ही ये 20 साल की हो जाएगी तो मैं इसके साथ सोऊंगा। साथ ही भुजंग राव ये भी कहता है कि पहले मुझे भीम राव को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही है जो मेरा इस गांव से राज छीन सकता है। इसलिए भीम राव का मरना तो तय है। इसी के साथ हमें भीम राव को दिखाया जाता है, जो कहीं बाहर से अपने आदमी करण के साथ गांव में आ रहा होता है। तभी उसका रास्ता रोककर भुजंग राव के लोग उसे पकड़ लेते हैं, इससे पहले कि वो भीम राव को मार पाते। वहीं पर मालेश अपनी गुलेर लेकर पहुंच जाता है और वो भुजंग राव के आदमियों को गुलेर से मारता है और वो भीम राव को बचा लेता है। और ये चीज भीम राव भी गौर करता है और मौका मिलते ही भीम राव भी चक्कू से उन आदमियों पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। इसके बाद भीम राव मालेश को लेकर अपने महल में आता है और ये वही महल होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। भीम राव अपनी वाइफ मीराबाई से कहता है कि अगर ये बच्चा आज नहीं आता तो शायद मैं यहाँ जिंदा नहीं बचता। ये सुनते ही मीराबाई मालेश को महल के अंदर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है, लेकिन मालेश का ऊपर बैठना भीम राव को पसंद नहीं आता। इसीलिए वो मालेश को नीचे बैठकर खाना खिलाने को कहता है। अब जब मालेश खाना खाकर फ्री हो जाता है तो भीम राव मालेश से कहता है कि शेर हमेशा अपना बदला जरूर लेता है
और मैं उस भुजंगराव को छोड़ूंगा नहीं। यही मालेश भीमराव से कहता है कि मैं आज से आपके लिए काम करूंगा और आप ही के लिए उस भुजंगराव को कुत्ते की तरह मारूंगा। भीमराव मालेश से कहता है, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है, जब उसे मारने का सही समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि मालेश अपनी वाइफ रुद्रांगी को छुड़ाना चाहता है और अब उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद हमें कहानी का सीधा 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि भीमराव ने ज्वालाबाई नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है। ज्वालाबाई स्वभाव से बहुत ज्यादा घमंडी होती है, मगर साथ ही वो निडर और साहसी भी है, क्योंकि मीराबाई की तरह वो भीमराव से डरती नहीं है। अब मीराबाई ना चाहते हुए भी भीमराव के कहने पर ज्वालाबाई का स्वागत करती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है भीमराव की पहली पत्नी मीराबाई प्रेग्नेंट है। इसके बाद ज्वालाबाई भीमराव के पास आती है तो ज्वालाबाई को ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो भीमराव को मारना चाहते हैं। ज्वालाबाई अकेले ही उन लोगों को चुटकियों में मार डालती है और इस तरह ज्वालाबाई भीमराव की जान बचा लेती है। अब जब भीमराव को पता चलता है कि ये काम तो भुजंगराव का था, तो अब वो भुजंगराव को यहाँ लाने के लिए मालेश को भेज देता है, क्योंकि अब मालेश भी बहुत बड़ा हो चुका है और साथ ही मालेश को इस पल का पता नहीं कब से इंतजार था। मालेश भुजंगराव के महल में घुसकर उसके आदमियों को बुरी तरह से मारता है, साथ ही वो भुजंगराव को भी बुरी तरह से मारता है। फिर वो उसी तरह भुजंगराव को घसीटते हुए भीमराव के पास लेकर आता है, जिस तरह उसके दादाजी को घसीटा गया था। अब भीमराव मालेश से बहुत ज्यादा खुश था और आज भीमराव अपने हाथों से भुजंगराव को मौत दे देता है। साथ ही वो मालेश से कहता है कि आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है, इसलिए तुम जो भी चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। इस पर मालेश भीमराव से कहता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप नदी का पानी गांव वालों को यूज करने दें। गांव वालों को पानी को लेकर जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए। साथ ही इस गांव में एक स्कूल खोला जाए ताकि हमारी अगली पीढ़ी पढ़ लिख कर कुछ समझदार बन सके। अब मालेश की बात सुनकर भीमराव पानी वाली बात तो मान जाता है, मगर वो गांव में स्कूल खोलने वाली बात को टाल देता है, जबकि वो उसके बदले गांव वालों को मुफ्त में खाना कपड़ा दे देता है, जिसे पाकर गांव के लोग काफी खुश होते हैं। भीमराव अच्छे से जानता है अगर ये गांव वाले पढ़ लिख गए तो वे कभी उसकी गुलामी नहीं करेंगे। इसके बाद भीमराव ज्वालाबाई के पास अपनी सुहागरात मनाने के लिए जाता है, मगर तभी भीमराव को वो पल याद आ जाता है जब ज्वालाबाई ने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ हम भीमराव की छोटी सोच को देख पाते हैं। भीमराव का ये मानना होता है कि बहादुरी सिर्फ पुरुषों के लिए बनी है, महिलाओं के लिए नहीं। एक महिला को हमेशा घूंघट में रहकर कम बोलने वाली और शर्माने वाली होना चाहिए, न कि एक मर्द के लिए शिकार की तरह। भीमराव चाहता है कि ज्वालाबाई उसके सामने डर कर रहे और यही कारण होता है कि भीमराव ज्वालाबाई से कहता है कि जब तक तुम मेरे हिसाब से नहीं ढल जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। अब ये बात ज्वालाबाई को बहुत बुरी लगती है, मगर वो अब कुछ कर भी नहीं सकती। इसके बाद भीमराव मीराबाई को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले नाच गाना कर रहे होते हैं कि तभी ज्वालाबाई की नजर मालेश पर पड़ती है और अब ज्वालाबाई फैसला कर लेती है कि वो किसी भी तरह से मालेश को हासिल करके रहेगी। अब अगली सुबह जब भीमराव जंगल में शिकार के लिए जाता है तो उसी दौरान ज्वालाबाई मालेश से मिलने के लिए जाती है, जहां मालेश लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ज्वालाबाई भी मालेश से लड़ने चली जाती है और वो बातों ही बातों में उसे अपने बेडरूम में आने का इशारा करती है, मगर मालेश तो ज्वालाबाई की बातों पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ भीमराव की नजर जंगल में एक गांव की साधारण सी लड़की पर जाती है, जिसे देखते ही भीमराव तो पागल हो जाता है और वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर महल की ओर लाने लगता है। मगर वो लड़की तो रास्ते में ही भीमराव को चकमा देकर वहां से भाग निकलती है। मगर भीमराव पर तो उस लड़की का नशा छा गया था। अब वो हर टाइम सोते जागते उसी लड़की के सपने देखने लगता है। भीमराव को किसी भी हाल में वो लड़की चाहिए थी और इसी कारण से भीमराव अगले दिन फिर से जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाता है, मगर इस बार तो उसे जंगल में वो लड़की कहीं नजर नहीं आती। इधर ज्वालाबाई अपनी नौकरानियों से मालेश को अपने कमरे में बुलवाती है, मगर मालेश तो ज्वाला देवी के रूम में जाने से साफ मना कर देता है। अब जैसे ही ये बात जब ज्वालाबाई को पता चलती है तो वो एकदम से बौखला उठती है और एक बंदूक उठाकर सीधा मालेश के सीने पर लगा देती है। मालेश ज्वाला देवी से कहता है, देखिए देवी, ये गलत है, मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। मगर ज्वालाबाई तो बंदूक की नोक पर मालेश को अपने कमरे तक ले आती है।
अब मालेश ज्वालाबाई से कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ना तो उसको धोखा दे सकता हूँ और ना ही अपने मालिक को धोखा दे सकता हूँ। ज्वालाबाई मालेश से कहती है, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें इस महल का राजा बना दूंगी। तुम्हारे लिए मैं उस भीमराव को जान से मार डालूंगी, उसके बाद तुम उसकी जगह ले लेना। मगर ज्वालाबाई की ये बात सुनने के बाद भी मालेश उसकी बातों में नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भीमराव जब घर आता है तो वो मालेश से उस लड़की को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है जो उसने जंगल में देखी थी। अब उस लड़की को लेकर मालेश थोड़ी ही देर बाद भीमराव के सामने आता है, मगर मालेश भीमराव के पैरों पर गिरकर कहता है कि मालिक, ये लड़की मेरी पत्नी है, इसका नाम रुद्रांगी है, जिसे मालेश ने उसी दिन भुजंगराव की कैद से आजाद करवा दिया था, जिस दिन वो भीमराव के कहने पर भुजंगराव को मारने गया था। मालेश भीमराव को सारी बात बताता है कि उसने बचपन में भीमराव को क्यों बचाया था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर भुजंगराव से अपना बदला लेना चाहता था। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने बचपन में ही अपने दादाजी को वचन दिया था कि मैं रुद्रांगी पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और जरूरत पड़े तो किसी को मार भी सकता हूँ। अगर आप मेरी जान लेना चाहते हो तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा, मगर अपनी पत्नी रुद्रांगी को मैं तुम्हें कभी नहीं सौंपूंगा। अब मालेश की ये बात सुनकर भीमराव पागल हो जाता है और ये सब कुछ होते हुए मीराबाई और ज्वालाबाई भी देख रही होती हैं। मगर भीमराव मालेश को कुछ नहीं कहता, बल्कि वो उल्टा मालेश को 1 एकड़ जमीन दे देता है। साथ ही वो अपनी पत्नी मीराबाई से कहता है कि अब तो मालेश और उसकी पत्नी रुद्रांगी की शादी धूमधाम से होगी, क्योंकि इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। अब भीमराव का ये फैसला सुनकर तो मीराबाई बहुत खुश होती है, मगर ज्वालाबाई इससे कोई खास खुश नहीं होती। वहीं हम देख पाते हैं कि भीमराव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो रुद्रांगी को जाने देने वाला नहीं है। इसी बीच रुद्रांगी ज्वालाबाई से आशीर्वाद लेने आती है, क्योंकि मालेश ने ही रुद्रांगी को ज्वालाबाई के पास भेजा था। रुद्रांगी ज्वालाबाई से कहती है कि मालेश हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। वो कहता है कि आप ऊपर से तो सबको कठोर दिखती हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ही भावुक और नरम दिल की इंसान हैं। अब रुद्रांगी की बातों से ज्वालाबाई थोड़ा पिघल जाती है, मगर अगले ही पल वो रुद्रांगी पर भड़क जाती है। इसके बाद शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं और अब मौका देखते ही भीमराव मालेश के सामने अपना असली इरादा बताता है। भीमराव मालेश से कहता है कि तुम बस 1 रात के लिए रुद्रांगी को मेरे पास भेज दो, उसी के लिए ही तो मैंने तुम्हें ये 1 एकड़ जमीन दी है। मगर भीमराव की बातें सुनकर मालेश को अब बहुत जोर का गुस्सा आता है और अब वो गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने रुद्रांगी पर गलत नजर डाली तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते ही वहाँ भीमराव के आदमी मालेश पर हमला कर देते हैं। मालेश उन आदमियों को पहले तो बुरी तरह से मारता है, मगर वो बहुत ज्यादा थे, इसी वजह से आखिर में मालेश को वे सभी पकड़ लेते हैं। इसके बाद भीमराव रुद्रांगी को पकड़कर मालेश को मारने के लिए आगे आता है, मगर यहाँ ज्वालाबाई भीमराव के सिर पर बंदूक रख देती है और अब ज्वालाबाई मालेश को मारने से रोकती है। साथ ही वो मालेश से ये भी कहती है कि तुम रुद्रांगी को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब मालेश बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब उनके वहाँ से जाते ही भीमराव ज्वालाबाई को सबसे पहले जोर का थप्पड़ मारता है, कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इसी बात पर ज्वालाबाई भड़कते हुए कहती है कि आप खुद को शेर मानते हैं और आप इस तरह इस बंद कमरे में शिकार कर रहे हो। यदि आप सच्चे शेर हैं तो मालेश का शिकार खुले में करके दिखाओ, ताकि सबको ये पता चले कि एक शेर से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। यहाँ ज्वालाबाई ने मालेश का साथ दिया था और अपने दिमाग का यूज करके वो भीमराव को भी संभाल लेती है। मगर अब भीमराव क्या करने वाला है ये हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि भीमराव अब ये चाहता था कि मालेश उसके पास खुद नाक रगड़ता हुआ आए, क्योंकि भीमराव को अपना ईगो बहुत पसंद था। इधर मालेश जंगल में रुद्रांगी के साथ छुपा हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि भीमराव उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। मालेश रुद्रांगी से कहता है कि मेरी और तुम्हारी शादी बचपन में ही करवा दी गई थी, इसी वजह से तुम मेरे साथ मजबूरी में ना रहो। अगर तुम्हें किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीनी है तो तुम मेरी तरफ से आजाद हो। उस टाइम हम बचपने में थे और हम इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते थे। वहीं रुद्रांगी कहती है, मैंने तो हमेशा आपको ही अपना पति माना है। अगर अब किसी को मेरे साथ रिश्ता बनाना है तो वो होगी मेरी लाश। अब रुद्रांगी का ये जवाब सुनकर मालेश बहुत खुश होता है। इधर भीमराव मालेश और रुद्रांगी की खोज में अपने आदमियों को भेज देता है, मगर उसके आदमियों को वो दोनों कहीं नहीं मिलते। इसके बाद भीमराव गांव के सभी मर्दों, बच्चों और औरतों को पकड़कर बुरी तरह से मरवाने लगता है।
अब भीमराव गांव की सभी औरतों से कहता है, अगर तुम अपने पति और बच्चों को बचाना चाहती हो तो मालेश और उसकी पत्नी को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। इसके बाद गांव की सभी औरतें मालेश और रुद्रांगी के पास पहुंचती हैं। अब गांव की महिलाएं भीमराव को ये बताती हैं कि किस तरह से भीमराव ने उनका शोषण किया है। हम ये नहीं चाहते कि तुम भीमराव के आगे झुको। वो कहती हैं कि भले ही वो भीमराव हम सबको जान से ही क्यों ना मार दे, मगर इस बार हम उसके सामने नहीं झुकने वाले। और यही बात सारी औरतें भीमराव से भी कह देती हैं। अब ये सुनकर तो भीमराव अपने आदमियों से कहकर गांव की सभी महिलाओं के कपड़े खुले आम उतरवाने लगता है। इस बात का पता जब मालेश और रुद्रांगी को पता चलता है तो अब मालेश और रुद्रांगी भीमराव का सामना करने का फैसला करते हैं। अब जब गांव में भीमराव के आदमी अत्याचार कर रहे होते हैं, उसी टाइम मालेश वहां आ जाता है और उसके आदमियों को बुरी तरह से मारता है। साथ ही वो भीमराव के साथी करण से कहता है कि जाकर भीमराव से कह देना कि ये गांव उसके बाप की जागीर नहीं है और ना ही हम उसके गुलाम हैं, वो जो चाहे कर ले। अब ये बात जब करण भीमराव को बताता है तो वो गांव वालों को नदी का पानी लेने से रोक देता है। जहां भीमराव ने नदी के किनारे अपने आदमियों को तैनात कर दिया होता है ताकि कोई भी गांव वाला नदी से पानी न भर पाए, फिर भी गांव वालों की हिम्मत टूटती नहीं, भले ही उनके बच्चे प्यास की वजह से मर रहे हों। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और गांव के हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और ये सब कुछ रुद्रांगी से देखा नहीं जा रहा था। अब रुद्रांगी फैसला करती है कि वो भीमराव से मिलने जाएगी, क्योंकि गांव वालों और बच्चों की जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब ना चाहते हुए भी मालेश को रुद्रांगी की बात माननी पड़ती है, क्योंकि मालेश को अब पता चल चुका है कि भीमराव से जीतना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जब ये समाचार भीमराव को मिलता है कि रुद्रांगी उसके पास आने के लिए मान गई है, तो वो गांव वालों के सामने एक और शर्त रखता है कि मालेश भीमराव से माफी भी मांगेगा। इस चीज के लिए गांव वाले राजी नहीं होते, मगर रुद्रांगी और मालेश दोनों राजी हो जाते हैं। अब मालेश भीमराव के पास जाकर उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांग लेता है, मगर इतने से भी भीमराव का मन नहीं भरता। अब वो उससे कहता है, अब भीमराव मालेश से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास लेकर आओगे और जैसे ही रुद्रांगी मेरे बिस्तर के पास आएगी वैसे ही गांव वालों को नदी का पानी मिल जाएगा। अब मालेश इसके लिए भी मान जाता है और अब वो रुद्रांगी को तैयार करके भीमराव के पास छोड़ने के लिए जाने लगता है। अब जैसे ही मालेश रुद्रांगी को भीमराव के महल में छोड़ता है, वैसे ही गांव वालों को पीने के लिए पानी मिल जाता है। इधर रुद्रांगी अपनी आंखों में आंसू लिए भीमराव के सामने पहुंचती है। भीमराव रुद्रांगी से बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। दूसरी तरफ ज्वालाबाई मालेश को ताना मारते हुए कहती है कि काश तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता, ना तो भीमराव जिंदा होता और ना ही रुद्रांगी को यहाँ आना पड़ता। दरअसल ज्वालाबाई को ये भी नहीं पता होता कि मालेश ऐसा क्यों कर रहा है। करण वहाँ आकर ज्वालाबाई को सब कुछ बता देता है, जिस चीज को सुनकर ज्वालाबाई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसी बीच मीराबाई के पेट में दर्द होने लगता है और अब वो समय आ चुका था जब मीराबाई बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब मीराबाई की आवाज सुनकर ज्वालाबाई तुरंत उसके पास जाती है। इधर नदी का पानी पीते ही गांव वाले मरने लगते हैं, क्योंकि भीमराव ने गांव वालों को सजा देने के लिए पानी में जहर मिला दिया होता है। बाकी बचे हुए गांव के आदमी महल पर हमला कर देते हैं। वहीं इधर मीराबाई एक लड़की को जन्म देती है। मीराबाई ज्वालाबाई से कहती है कि इस बच्ची को तुम किसी गांव वाले को दे दो, ताकि ये बच्ची उनकी समस्याओं के बारे में कुछ सीख सके। आगे चलकर इसी को गांव की बागडोर संभालनी होगी। ऐसा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अब मीराबाई मालेश को बुलाकर उसे अपनी बच्ची सौंप देती है और यहीं पर मीराबाई की मौत हो जाती है। इधर भीमराव के सामने रुद्रांगी भी मर चुकी थी, क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले जहर खा लिया होता है। जब मालेश को इस बारे में पता चलता है, अब वो भीमराव को बुरी तरह से मारता है, मगर अब मालेश को उस बच्ची को लेकर इस महल से जाना भी था। अब मालेश और ज्वालाबाई लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। गुस्से में भीमराव बाहर आता है और इसी बीच मालेश मीराबाई की उस छोटी बच्ची को अपने दोस्त जना को सौंप देता है। साथ ही वो ये कहता है कि तुम इस बच्ची को शहर में पढ़ने के लिए भेजना, ताकि जब भी ये गांव में आए वो गांव वालों को शिक्षा देगी। जना उस बच्ची को लेकर चला जाता है। इधर भीमराव ज्वालाबाई और मालेश दोनों को मारते हुए बाहर ले आता है। वहीं गांव वाले भी खड़े हुए थे। जैसे ही गांव वाले भीमराव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, भीमराव अकेले ही उन आदमियों को बुरी तरह से मारता है, मगर मालेश भीमराव के पैरों में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए नीचे ले आता है और उसे मार पीट कर बांध देता है।
मगर भीमराव बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो बंधा होने के बावजूद भी खुद को आजाद कर लेता है। अब भीमराव और मालेश के बीच जोरदार लड़ाई होती है। इसी बीच भीमराव मालेश के पेट में चाकू से वार कर देता है। मालेश वहीं घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद भीमराव जाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मालेश को मारने के बाद बाकी गांव वाले उससे डर जाएंगे। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि गांव वाले अब उसकी गुलामी नहीं करना चाहते। अब मालेश फिर से खड़ा होता है, जहां ज्वालाबाई मालेश की तरफ एक तलवार फेंकती है। अब भीमराव से मालेश फिर से लड़ने के लिए जाने लगता है। इसी बीच ज्वालाबाई भी भीमराव को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर यहाँ तो भीमराव अपनी ही तलवार से अपना गला काटकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि अब भीमराव समझ चुका था कि गांव वाले अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब भीमराव के मरने के साथ ही पूरे गांव वाले आजाद हो जाते हैं, मगर मालेश घायल होने की वजह से फिर से नीचे गिर जाता है, जिसे ज्वालाबाई संभालती है। तो मरते हुए मालेश कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि इस गांव में एक स्कूल बनाया जाए और ये गांव खुशियों से भरा रहे और गांव के हर घर में शिक्षा जानी चाहिए। अब मालेश ज्वालाबाई से ये वादा लेता है कि आप इस गांव को तब तक संभालेंगी जब तक मीराबाई की बेटी इस गांव में लौट नहीं आती। इतना कहकर मालेश भी मर जाता है और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां ज्वालाबाई मीराबाई की बेटी को ये कहानी सुना रही होती है। ज्वालाबाई उससे कहती है कि अब से तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी माँ और मालेश दोनों की इच्छा पूरी करो और गांव के हर कोने में शिक्षा पहुंचाओ। कहानी के लास्ट में हम भीमराव के महल को एक स्कूल में बदलते हुए देखते हैं। उस महल में अब बच्चे पढ़ाई करते हैं और ये सब कुछ आज मालेश और रुद्रांगी की वजह से हो पाया था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।